Disclaimer: Everything you will see in this video is for informational purposes which is taken from any book, news article, or any documentary which is already available for public. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन। क्राइम स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्राइम से संबंधित कई किस्से आपने सुन रखे होंगे, पर आज से लगभग 27 साल पहले एक ऐसा कांड हुआ था जिसको सुनकर पूरे देश में खलबली मच गई थी। जिसने भी इसके बारे में सुना वो अंदर तक कांप गया था। लोगों में इस कदर दहशत फैल गई थी कि लोगों ने पूरे 1 साल तक होटल का खाना बंद कर दिया था, खासकर उन होटल में जिसमें तंदूर का इस्तेमाल होता हो। और अगर उन्हें जरा भी भनक लग जाती कि इस होटल में तंदूर का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो तुरंत उस होटल को छोड़ देते थे। यहाँ तक कि तंदूर खाना लगभग बंद सा हो गया था। तो कहानी की शुरुआत होती है देश की राजधानी दिल्ली से। 2 जुलाई 1995 की रात को करीब 11:30 बजे दिल्ली के जनपथ रोड कनॉट प्लेस में स्थित अशोक यात्री निवास के बघिया होटल में से बहुत तेज आग की लपटें निकल रही थी, जो आज संग्रिला होटल के नाम से जाना जाता है। वो लपटें इतनी ज्यादा ऊपर निकल रही थी कि पूरे इलाके में दिख रही थी। उस होटल के बाजू में अनारो देवी नाम की एक महिला वहां सब्जी बेचा करती थी और वही रहा करती थी। तो अनारो देवी जब वो आग देखती है तो वो डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है कि आग लग गई, आग लग गई। उसकी आवाज से कुछ लोग जो पास से गुजर रहे थे वो आकर देखते हैं कि आग की लपटें बहुत ऊपर तक जा रही है। उनका शोर शराबा सुनकर पास में ही गश्त कर रहे कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और उनके साथी होमगार्ड चंद्रपाल वहां आ जाते हैं। वो भी देखते हैं कि सच में बहुत तेज आग लगी थी, इसलिए वो अंदर झांक कर देखने की कोशिश करते हैं, पर बहुत तेज अंधेरा था और होटल में भी सभी लाइट बंद थी, इसलिए कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। कांस्टेबल कुंजू आसपास के लोकल के द्वारा होटल के मालिक का पता करते हैं तो सुशील शर्मा का नाम सामने आता है। फिर कांस्टेबल कुंजू होटल के मेन गेट से अंदर जाते हैं। अंदर उन्हें केशव कुमार नाम का एक आदमी उन्हें मिल जाता है, जो कि उस होटल का मैनेजर था। तो कांस्टेबल कुंजू उसे पूछते हैं कि तुम लोग अंदर ये क्या जला रहे हो, आग को बुझाने की बजाय उसे और ज्यादा भटका क्यों रहे हो। तो केशव कहता है कि कुछ नहीं, हम तो बस कुछ पुराने अखबार और पोस्टर वगैरह जला रहे हैं, थोड़ी देर बाद बंद कर देंगे। केशव कुछ घबराया हुआ लग रहा था और रेस्टोरेंट से एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी, जिसकी वजह से कांस्टेबल कुंजू को उस पर शक होता है। वो वहां से निकलकर पीछे की दीवार कूदकर अंदर चले आते हैं। अंदर वो देखते हैं कि एक तंदूर के अंदर से ये आग निकल रही है। तो वो उस तंदूर के पास जाने की कोशिश करते हैं कि तभी केशव उन्हें फिर रोक लेता है और बहाने बनाकर उन्हें वापस भेजने की कोशिश करता है, पर कांस्टेबल कुंजू उसकी एक नहीं सुनते और उस तंदूर की तरफ जाते हैं। और जैसे ही अंदर झांक कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात करें होटल के मालिक सुशील शर्मा की, तो वो उस वक्त दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, जिसकी वजह से उसका अक्सर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उठना बैठना होता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात नैना साहनी से हो जाती है। फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है। बाद में सुशील और नैना दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। फिर एक दिन ये दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और गोल मार्केट एरिया में एक फ्लैट लेकर बतौर पति पत्नी रहने लगते हैं। पर कुछ ही दिन बाद ही दोनों के रिलेशन में खटास आनी शुरू हो जाती है और दोनों में बात बात पर बहस होने लग जाती है, क्योंकि सुशील नैना के साथ उसके रिलेशन को पब्लिक नहीं करना चाहता था, जो नैना को बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए दोनों में अक्सर कहासुनी या कई बार तो मारपीट भी हो जाती थी। अब नैना सुशील के रवैये से परेशान होने लगी थी और अपनी परेशानी दूर करने के लिए वो अपने एक दोस्त मतलूब करीम से फोन पर बात करती थी। मतलूब करीम नैना का दोस्त होने के साथ साथ दिल्ली यूथ कांग्रेस का मेंबर भी था, जिसके कारण वो और सुशील एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। सुशील को नैना का मतलूब करीम से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसके लिए वो अक्सर नैना के साथ लड़ता था। रोजाना जब भी सुशील घर आता तो सबसे पहले लैंडलाइन का रिडायल बटन दबाकर चेक करता था कि नैना किससे बात करती है। दरअसल सुशील को नैना और मतलूब करीम के बीच अफेयर होने का शक था। नैना सुशील के स्वभाव से इतनी तंग आ गई थी कि वो सुशील को हमेशा के लिए छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान कर रही थी। फिर कुछ समय बीतता है और 2 जुलाई 1995 की रात नैना अपने घर पर शराब पीते हुए लैंडलाइन पर किसी से बात कर रही थी कि तभी सुशील घर आता है। सुशील को देखकर नैना फोन का रिसीवर रख देती है। सुशील देखता है कि नैना किसी से बात कर रही थी, तो वो नैना से पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी। तब नैना बिना उसको जवाब दिए वहां से चली जाती है। सुशील को नैना की इस रवैये पर बहुत गुस्सा आ जाता है।
वो फोन का रिसीवर उठाकर रिडायल बटन दबाकर चेक करता है तो सामने से मतलूब करीम फोन उठाता है। मतलूब करीम की आवाज सुनकर सुशील और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नैना को कहता है कि मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम उससे क्यों बात करती हो। तो नैना कहती है कि मैं किसी से भी बात करूं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नैना के उस एक जवाब से सुशील इतना गुस्सा हो जाता है कि वो ना आव देखता ना ताव सीधा अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर निकालकर एक के बाद एक ऐसे 3 गोलियां नैना की तरफ चला देता है। उनमें से एक गोली नैना के गर्दन पर लगती है, एक सर में लगती है और एक मिस होकर पीछे दीवार पर जाकर लगती है। 2 गोलियां लगने की वजह से नैना की मौके पे ही मौत हो जाती है। कुछ वक्त बीतता है और अब सुशील का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है और उसको अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है और जो कुछ भी हुआ वो सब एकदम अचानक हुआ था और उसका नैना को मारने का पहले से कोई इरादा नहीं था। लेकिन अब जो नहीं होना था वो हो चुका था। नैना की मौत हो चुकी थी और अब सुशील के सामने लाश को ठिकाने लगाने का टेंशन था। सुशील कुछ देर सोचता है और कुछ पॉलीथिन लाकर उसमें नैना की लाश को लपेट लेता है, फिर उस पर बेडशीट को अच्छे से लपेटकर बांध देता है। उसके बाद वो फर्श पर गिरा सारा खून साफ कर देता है। ये सब होते होते 9 बज जाते हैं। सुशील नैना की लाश को घसीटकर नीचे खड़ी अपनी मारुति 800 की डिग्गी में रखवाकर जल्द से जल्द वहां से निकल जाता है। सुशील काफी ज्यादा डरा हुआ था, उसे कैसे भी करके उस लाश को ठिकाने लगाना था और यही सोचते सोचते वो अपनी कार पूरे कनॉट प्लेस एरिया में भगाए जा रहा था, क्योंकि उसको पता था कि अगर लाश पकड़ी गई तो उसकी खैर नहीं थी। थोड़ी देर बाद अचानक वो गाड़ी ITO ब्रिज की तरफ मोड़ देता है, जो यमुना नदी पर स्थित है। अब वो अपनी कार ब्रिज पर भगाए जा रहा था, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। दरअसल उसका नैना की लाश को ITO ब्रिज के ऊपर से सीधा नदी में फेंकने का इरादा था, पर उस वक्त ब्रिज पर भारी मात्रा में ट्रैफिक था जिसके कारण वो कुछ नहीं कर सकता था। बहुत देर इंतजार करने के बाद आखिरकार थक-हार कर वो अपनी कार को अशोक यात्री निवास के बघिया होटल, जो उसका ही होटल था, उस तरफ मोड़ देता है। होटल पहुंचकर वो अपनी कार को पीछे की तरफ पार्क करके पीछे के रास्ते से अंदर जाता है। अंदर उसे केशव कुमार मिलता है। केशव देखता है कि सुशील काफी डरा हुआ है तो वो कुछ बोले उसके पहले सुशील केशव को होटल को बंद करने के लिए कहता है। उसकी ये बात सुनकर केशव चौंक जाता है, क्योंकि वो होटल अमूमन 11-12 बजे तक खुला रहता था और लोग अब भी वहां खाना खा ही रहे थे। पर वो सुशील का काफी पुराना और वफादार आदमी था, इसलिए वो सुशील के कहने पर होटल को खाली करवा देता है और जो होटल में काम करने वाले लोग थे उनको भी कुछ पैसे देकर वहां से जाने को कहता है। और पूरे होटल की सभी लाइट पंखा बंद करके केशव जब सुशील के पास आता है तब सुशील कहता है कि मेरे पास गाड़ी में एक लाश है जिसको मुझे जल्द से जल्द ठिकाने लगाना है। सुशील की ये बात सुनकर केशव काफी डर जाता है। तभी सुशील की नजर होटल के तंदूर की तरफ जाती है और वो केशव को कहता है कि लाश को इस तंदूर में जलाएंगे। सुशील की ये बात सुनकर केशव और भी ज्यादा डर जाता है, पर वो सुशील का पुराना वफादार आदमी था, इसलिए वो भी उसके साथ इस जुर्म में शामिल हो जाता है। फिर दोनों मिलकर नैना की लाश को बाहर निकालते हैं और जैसे तैसे करके नैना की लाश को तंदूर में डाल देते हैं। फिर उसके ऊपर वहां रखे पुराने पेपर और पार्टी के बैनर वगैरह डालकर जला देते हैं। कुछ देर बाद सुशील देखता है कि लाश काफी धीरे धीरे जल रही है, इसलिए वो होटल में रखा मक्खन लेकर तंदूर में डाल देता है, जिससे तेज आग की लपटें ऊपर निकलने लगती हैं, जो अड़ोस पड़ोस के इलाके में भी दिखने लगती हैं। सुशील अगर आग में मक्खन ना डालता और धीरे धीरे ही लाश को जलने देता तो ना अनारो देवी का ध्यान उस पर जाता और ना ही कांस्टेबल कुंजू वहां जाकर देखते। कांस्टेबल कुंजू बाहर आकर तुरंत वायरलेस पर कॉल कर इसकी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन को देते हैं और केशव को फौरन गिरफ्तार कर लेते हैं। इससे पहले पुलिस सुशील तक पहुंचती, सुशील वहां से फरार हो जाता है। कुछ समय बाद पुलिस की एक यूनिट वहां दाखिल हो जाती है और जैसे तैसे करके आग को बुझाया जाता है और लाश को बाहर निकाला जाता है। लाश आधे से भी ज्यादा जल चुकी थी और उसके आंते भी बाहर आ चुके थे, पर लाश किसकी है ये अभी भी एक मिस्ट्री थी। कुछ समय बाद लगभग 1:30 बजे उस एरिया की सारी पुलिस वहां आ जाती है। उसके बाद उस एरिया के जॉइंट सीपी मैक्सवेल परेरा को इसकी जानकारी दे जाती है और वो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद पुलिस के द्वारा लाश को लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और अब पुलिस केशव कुमार से पूछताछ करती है, पर केशव कुछ भी साफ साफ बता नहीं रहा था। उधर वहां से निकलने के बाद सुशील पहले जयपुर निकल जाता है और वहां से मुंबई जाता है और मुंबई से मद्रास चला जाता है।
अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें ये पता चलता है कि लाश एक महिला की है और रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत जलने की वजह से हुई है। बाद में उस तंदूर को अच्छे तरीके से चेक किया गया तो उसमें एक पायल मिलती है, पर वो लाश आखिर है किसकी ये पता नहीं चल पा रहा था और केशव तो कुछ बताने को तैयार नहीं था। फिर ये खबर जब अखबार में आती है तो पूरे देश में तहलका मचता है। जो भी इसके बारे में सुनता है वो पूरी तरीके से कांप जाता है। जब इसके बारे में नैना के दोस्त मतलूब करीम को पता चलता है तो उसे सुशील पर शक होता है और वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस के साथ लाश घर जाकर उस लाश की शिनाख्त करता है। मतलूब करीम एक अंगूठी को देखकर अंदाजा लगाता है कि ये लाश नैना साहनी की है और नैना का खून और कोई नहीं बल्कि नैना के पति सुशील शर्मा ने ही किया है। पर पुलिस के पास सुशील के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और सिर्फ मतलूब करीम के कहने पर सुशील शर्मा को अरेस्ट नहीं किया जा सकता था क्योंकि सुशील की पहुंच काफी ऊपर तक थी। इसी वजह से पुलिस नैना के बारे में तलाश शुरू करती है तो उन्हें उस फ्लैट का पता मिल जाता है जिसमें ये दोनों रहा करते थे। फिर जब पुलिस उस फ्लैट पर जाकर चेक करते हैं तो उन्हें दीवार के ऊपर कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं और सोफे के नीचे कुछ खाली बुलेट के शेल भी मिल जाते हैं। यहाँ पुलिस कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि क्राइम सीन के मुताबिक नैना की हत्या गोली लगने की वजह से हुई दिखाई देती है, पर पोस्टमार्टम में जलकर मरने की वजह बताई गई थी। उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल प्रसन्ना भाई करुणाशंकर के कहने पर लाश का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाता है और इस बार 3 अलग अलग हॉस्पिटल की टीम इस ऑपरेशन को कंडक्ट करती है तो उसमें ये सामने आता है कि नैना को 2 जगह गोली लगी थी जिसके कारण नैना की मौत हो गई थी। एक बात तो पक्की थी कि जो लाश तंदूर में मिली थी और जिसको फ्लैट पर गोली मारी गई दोनों एक ही लाश है, पर वो लाश नैना की ही है ये पता करने के लिए डीएनए टेक्नोलॉजी और स्कल इमेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। उसके रिपोर्ट ने ये बात कंफर्म कर दी कि ये लाश नैना साहनी की ही है, पर पुलिस के सामने अब भी एक सवाल था, वो था हत्या का मोटिव। अब पुलिस पूरी ताकत लगाकर सुशील की खोजबीन शुरू कर देती है। उधर सुशील ने मद्रास रहकर अपना पूरा हुलिया बदल लिया था। सुशील अच्छे से जानता था कि वो कभी भी अरेस्ट हो सकता है, इसलिए वो एक वकील की मदद से मद्रास हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी डालकर सीधा बेंगलोर चला जाता है। सुशील बेंगलोर में है ये बात दिल्ली पुलिस को जब पता चलती है तो वो फौरन बेंगलोर पुलिस को कांटेक्ट करते हैं और जॉइंट सीपी मैक्सवे परेरा अपनी टीम को लेकर बेंगलोर के लिए निकल जाते हैं। दिल्ली पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए बेंगलोर आ रही है ये बात जब सुशील को पता चलती है तो वो बेंगलोर कोर्ट में सरेंडर कर देता है और घटना के 8 दिन बाद 10 जुलाई को दिल्ली पुलिस सुशील को दिल्ली ले आती है। अब दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ शुरू कर देती है। पहले तो सुशील पुलिस को घुमाता है पर थोड़ी ही देर में अपना जुर्म कबूल लेता है। इसके बाद पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर देती है और सुशील पर मुकदमा शुरू किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मामला पूरे 8 साल तक चला और 7 नवंबर 2003 को इसे एक रेयर केस करार करके सुशील को मौत की सजा सुनाई गई और केशव कुमार को सबूत मिटाने और आरोपी का जुर्म में साथ देने के लिए 7 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले को सुशील ने फिर दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया। दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला पूरे 4 साल तक चलता है और 19 नवंबर 2007 को दिल्ली हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को कायम रखते हुए मौत की सजा को बरकरार रखती है। अब सुशील सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 2007 से लेकर 2013 तक चलता है और 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को ये दलील देकर बदलती है कि सुशील कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है और न ही उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है और जो कुछ भी हुआ वो सब गुस्से में हुआ था और सुशील से किसी को कोई खतरा नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सुशील की सजा को मौत से बदलकर उम्र कैद कर देती है। पूरी सजा काल के दौरान जेल में दूसरे कैदियों के साथ उसका बर्ताव काफी अच्छा रहा था, जिसकी वजह से साल 2015 में वो पेरोल के लिए अपील करता है जिसे कोर्ट द्वारा मंजूर कर दिया जाता है। लेकिन कोर्ट के नियमों के मुताबिक कुछ दिन बाद ही उसे वापस जेल में लाया जाता है। फिर साल 2018 में उसके अच्छे बर्ताव और 23 साल से ज्यादा सजा काटने की वजह से उसे तिहाड़ जेल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाता है। आज सुशील शर्मा एक आजाद जिंदगी जी रहा है। सुशील शर्मा ने एक इंटरव्यू में ये बात मानी कि उस दिन वो अपने गुस्से को थोड़ा काबू कर लेता तो आज नैना जिंदा होती और उसकी जिंदगी के 23 साल बर्बाद नहीं होते। तो ये थी तंदूर हत्याकांड की पूरी कहानी। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं रोशन।
आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।